नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जीएस मास्टर सर द्वारा एनसीईआरटी सार संग्रह का जो एपिसोड दिया जाता है उसका 8वां नंबर एपिसोड लेकर आया हूँ। और इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं आज में उसको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज जो इंडियन पॉलिटी से है, उद्देशिका यानी प्रीएम्बल, जिसको हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन उद्देशिका के बारे में, प्रीएम्बल के बारे में। दोस्तों, जब उद्देशिका आप कर रहे हो तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि आपको उद्देशिका याद होनी चाहिए। जो ये वाली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। इससे क्या होगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। अगर ये आपको अब माइंड में क्लियर होगा तो इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके जो थोड़ा सा अलग का एलिमेंट है, थोड़ा सा बेसिक जो है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसको किसने किस किस नाम से बुलाया है। अलग अलग विचारक हैं, उनको भारतीय प्रस्तावना को अलग अलग नामों से उन्होंने बुलाया है। तो संविधान का परिचय पत्र A.N. पालकीवाला ने बोला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? A.N. पालकीवाला। दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है? कृष्णा स्वामी अय्यर ने। भारतीय प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने बोला है? तो कृष्णा स्वामी अय्यर ने। इसके अलावा गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो वो बोला है K.M. मुंशी ने। तो ये तो थोड़े कोटेशन है इम्पॉर्टेंट जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य बिंदु की। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी। प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक अंग होता है। इसके बावजूद भी कानूनी तौर पर यह संविधान का भाग नहीं माना जाता है। इसका थोड़ा सा विकास देखिएगा। प्रारंभ में जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता है। बेरूबाड़ी बात जो होता है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती थी। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला आता है 1973 में, उसमें कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए प्रस्तावना में विधायिका या फिर संसद जो है वो क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। और इसी की वजह से 1973 में सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में। और उसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े जाता है। और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका जो है, उसमें अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये तो था इतना बेसिक। आगे हम देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें दे रखा है। और जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रस्तावना है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं इसके। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 में, यानी संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हुई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? तो आपको पता होगा कि 22 जनवरी
1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये है संविधान की प्रस्तावना। बॉक्स में यहाँ पर एक दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस विवाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो ये कब कहा गया था? केशवानंद भारती विवाद 1973 में। और यहीं पर बताया गया कि संविधान के प्रस्तावना जो है वो संविधान का प्रमुख अंग है, और इसलिए चूंकि वो संविधान का प्रमुख अंग है, इस वजह से संसद उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो वो है उद्देशिका या प्रस्तावना। बॉक्स में दे रखा है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारत में जो राष्ट्रपति होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि उसका चुनाव किया जाएगा जनता के द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? तो ये बोला है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। आगे देखते हैं, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सभी धर्मों को एक समान मानेगा। तो यानी कि भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, यही होता है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ। चलिए आगे देखते हैं, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो ये है 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो ये था SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। ये भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, यानी कि बी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्रस्तावना से कुछ और सवाल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो वो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सा है वो? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। 2 प्रकार के समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर। संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। कब? तो 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। इतनी चीज़ें आपको संविधान की प्रस्तावना से याद होना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बॉक्स में दे रखा है, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण ये जो है भारत की उद्देशिका का पार्ट नहीं है, बल्कि किसका पार्ट है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वो होता है संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को जन्मपत्री, राजनीतिक जन्मपत्री किसने बोला है? तो ये बोला है के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? तो बेरूबारी संघ मामले में 1960 में जो विवाद आया था उसमें उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि इस प्रस्तावना जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है। बॉक्स में दे रखा है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो मैंने आपको बताया था कि किसने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है? तो कृष्ण स्वामी अय्यर ने। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी से, और बात करते हैं क्लाइमेट यानी कि जलवायु पर। दोस्तों इस वीडियो में जो है कुछ टॉपिक्स नहीं हैं, क्योंकि जो 7वां एपिसोड आया था उस 7वें एपिसोड में यहाँ आज 8वें एपिसोड के कुछ टॉपिक्स को मैंने शामिल कर लिया था। तो अगर जो भी टॉपिक्स यहाँ पर आपको नहीं मिलता है आज के एपिसोड का, वो 7वें एपिसोड में आप जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर वो टॉपिक्स आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं, और हमारा जो टॉपिक है अब वो है क्लाइमेट यानी जलवायु। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थिति। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करता है। लैंडफॉर्म्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देख लीजिएगा, एल लैटिट्यूड, ए एल्टीट्यूड, नियरनेस फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ विंड, फॉरेस्ट, ओशियन करेंट्स, रेनफॉल्स, माउंटेन और सोल, यानी कि अक्षांश जलवायु को नियंत्रित करने वाले ये कारक हैं। तो कौन कौन से कारक हैं? तो ये है अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन की दिशा, वन, समुद्री जलधाराएं, वर्षा, पहाड़ एवं पर्वत और मिट्टी। ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करता है? जलवायु को नियंत्रित करता है, और ये सारे वो कारक हैं जो जलवायु को ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, नियंत्रित करते हैं और उसको निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य किस दिशा का है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ही मानसून आता है, और अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से ये जो है उठता है और कश्मीर की तरफ ये बढ़ता है, उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक है, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जो है वहाँ पर वर्षा होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु के क्षेत्रों में शरद ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय और तथा मेघालय में। आगे देखते हैं, भारत के उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो भारत में जो अधिकतर जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा? उष्ण मानसूनी जलवायु द्वारा होती है।
भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से जलवायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, उच्च ताप एवं निम्न दाब हिंद महासागर से जलवायु को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण क्या होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून वो बहती है। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये लाइन ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक पवनें क्या होती हैं। तो व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च जलवायु दाब कटिबंध यानी 35 NS से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध 0 डिग्री से -5 डिग्री NS की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। तो ये जो बॉक्स में दिया हुआ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क पीड़ादायक पवनें हैं। जो गर्मी के टाइम पर गर्म हवाएं चलती है उसी को लू कहा जाता है और ये अधिकतर पंजाब और बिहार के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, काल बैसाखी और चाय वर्षा। पश्चिम बंगाल में उसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है और असम में उसको चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो है लेह, क्योंकि वहाँ पर वर्ष के लगभग 12 महीने बर्फ़ ही जमा रहता है, इसलिए वहाँ पर वर्षा जो है वो कम होती है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया था, तो वो किया है 5 वर्गों में। जलवायु निर्धारण का आधार क्या है, तो वो है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति। ये जलवायु निर्धारण के आधार हैं जिसके आधार पर जलवायु निर्धारित होता है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, यहाँ पर ये जो दे रखा है जलवायु के प्रकार, वर्ण संकेत और क्षेत्र, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्ण संकेत। यहाँ से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा AMW जो है वो किन क्षेत्रों के लिए है, किन क्षेत्रों को चिन्हित करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बॉक्स को आप अच्छे से याद करिएगा, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखेगा। यहाँ जलवायु के प्रकार, वर्ण संकेत और क्षेत्र दे रखा है। लघु शुष्क ऋतु, बाची मानसूनी जलवायु, जिसका जो वर्ण संकेत है AMW, ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है, गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट, इन क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो AMW। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि गोवा के दक्षिण में, भारत के पश्चिमी तट में कौन सा जलवायु पाया जाता है, तो AMW, BSHW या फिर CWG। तो आपको ये वर्ण संकेत ध्यान में रखना है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु, जिसका जो वर्ण संकेत है AS और क्षेत्र कौन सा है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। AW वर्ण संकेत और जो जलवायु के प्रकार हैं, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग जो है उसको AW जलवायु के नाम से जाना जाता है। BSHW ये जो है उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में ये जलवायु पाई जाती है और इसको अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। BWHW राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग जो है वहाँ पर BWHW जलवायु पाई जाती है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु।
WG सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। शुष्क शीत ऋतु, और ये कहाँ पर है? तो गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतम प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है। DFC, तो DFC है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम वाले क्षेत्रों की जलवायु को DFC का नाम दिया गया है। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु। ई जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसको ध्रुवीय तुल्य जलवायु के नाम दिया गया है। ET उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, जिसको टुंड्रा तुल्य जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जलवायु कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCG। तो ITCG एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर, सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान स्विमिंग पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। तो जब उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं तो दोनों के मिलने से कौन सा पवन का निर्माण होता है? तो वो होता है विषुवतीय पछुआ पवनें। ठीक है, चलिए आज का हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अगर इसमें कुछ टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं आपको तो वो टॉपिक्स आपको एपिसोड नंबर 7 में मिल जाएगा। ठीक है, ये एपिसोड नंबर 8 है, क्योंकि हमने उस टॉपिक में एपिसोड नंबर 7 में इन चीज़ों को कवर कर लिया था, इसलिए मैंने इसको दोबारा इसमें शामिल नहीं किया है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनवायरनमेंट का, जहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस सतह में स्थित होती है? तो वो समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 से 35 किलोमीटर के बीच में ये स्थित है। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन अभाव मंडल की खोज किसने की थी? तो GW केंट मूर ने। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की? ब्रायन गार्डनियर तथा जोनाथन शैकलिन ने। ब्रायन गार्डनियर तथा जोनाथन शैकलिन ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरण समस्या से संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो ये डॉब्सन इकाई में। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला कि ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? तो वो है डॉब्सन। आगे देखते हैं, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी होती है? तो CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथेन्स और हेलोरो 1211 और 1301। यदि ये सारे गैसें जो हैं वो ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। बॉक्स में दिया हुआ है ऐसे पदार्थ जो ओजोन की क्षरण को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ यानी कि OFS कहलाते हैं, ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंसेस। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारत के किस शहर में या किस जगह पर ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है या सबसे ज़्यादा है? तो वो है कहाँ पर? श्रीनगर में, और सबसे कम तो त्रिवेंद्रम में। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम।
मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। आगे देखते हैं, जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करता है मानव जनित प्रदूषण के कारण? वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। यानी कि ऐसे प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोतों से सीधे कहाँ जाते हैं? वायुमंडल में मिलता है, उसको हम कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ऐसा वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं द्वितीय वायु प्रदूषक। यहाँ पर नीचे जो दिया हुआ है, ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुसॉन ने की थी। आगे देखते हैं, पेरॉक्सी एस्टिल नाइट्रेट ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो ये हैं द्वितीय प्रदूषक। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के होमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय परिस्थितिकीय तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय परिस्थितिकीय तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो वो सुपोषण में। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो वो लेड। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिरहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक। यानी कि ऐसे प्रदूषक जो जीवाणुओं द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से हानिकारक रहित तत्व वायुमंडल में मिला दिए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जैव विघटित प्रदूषक। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है एस्बेस्टोसिस। जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। बॉक्स में दे रखा है, रेफ्रिजरेटर के प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रोन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हेलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इससे क्या कहा जाता है? स्वस्थानीय जैवोपचार। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय जैवोपचार। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? फाइटनो निष्कर्षण। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड यानी ध्वनि। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि। तो चलिए इसको हम देखते हैं थोड़ा। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? यानी कि सुपरसोनिक जो जेट होता है उससे वायुमंडल के किस परत को क्षति पहुंचती है? तो ओजोन परत को। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेसिबल इकाई का। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि
प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके, तो ये होनी चाहिए 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकंड। सिनेमाघरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अनुरणन। चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होता है, इसी वजह से हम उनकी बातों को नहीं सुन सकते हैं। वह जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सोनोग्राफी। बॉक्स में दे रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार 45 dB की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ जो है वो अंधेरी रातों में उड़ सकती है और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो वे पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करती हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होती हैं, और जब उनके द्वारा उत्पन्न की गई पराध्वनि तरंगें किसी वस्तु या उनके भोजन से टकराती हैं और उनसे वापस जब उनके कानों तक पहुंचती है तो वो इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि उनका शिकार उससे कितनी दूरी पर है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मैथ कैलकुलेशन में उनका दिमाग कितना तेज़ होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं आगे। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है रेडियो तरंगों का। यहाँ पर दे रखा है ध्वनि के स्रोत और इधर दे रखा है उनकी तीव्रता, यानी कि कौन से ध्वनि में कितनी तीव्रता होती है। तो साधारण बातचीत में 30 से 40 dB जो है डेसिबल होता है। तेज़ बातचीत जो है वो उसमें तीव्रता कितनी होती है? तो 50 से 60 डेसिबल। तेज़ संगीत और शोर में 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता होती है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट में कितनी डेसिबल तीव्रता होती है? तो वो 10 से 20 डेसिबल की तीव्रता उसमें देखने को मिलती है। सायरन पुलिस का हो या एम्बुलेंस का हो तो उसमें 110 से 120 डेसिबल की तीव्रता होती है। जेट विमानों में 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखानों में 100 से 120 डेसिबल। इसी वजह से हम जब फैक्ट्रियों के आसपास से गुजरते हैं तो वहाँ हमें शोर जो है वो ज़्यादा सुनाई देता है। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का त्वरण अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। टेलीविज़न ग्राही के दुरुस्त नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो वो है अवरक्त विकिरण। बॉक्स में दे रखा है जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाए जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर किया जा सकता है। किस आधार पर किया जा सकता है इनमें भेद? तो ये ध्वनि की गुणवत्ता के आधार पर। जल, लोहा, नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या है? तो ये है नाइट्रोजन, जल एवं लोहा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का क्रम क्या है? तो ठोस, द्रव एवं गैस। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग भी घट जाता है और तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो वो निर्वात से। बॉक्स में दे रखा है ध्वनि तरंगे ठोस और गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? धातु में। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा
श्रव्य यानी कि जो सुनने वाले आवृत्ति है, सुनने योग्य, कितनी होती है? तो वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। परश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो कुत्ते एवं डॉल्फिन मछली द्वारा परश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुना जा सकता है। यहाँ पर देखते हैं एक बॉक्स में दे रखा है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कितनी है, और ये भी कंडीशन दे रखा है कि 25 डिग्री पर। पदार्थ दे रखा है, चाल दे रखा है। एल्यूमिनियम में चाल जो होती है 6420 मीटर पर सेकंड, स्टील में 5960 मीटर पर सेकंड, लोहा में 5950 मीटर पर सेकंड, कांच में 3980 मीटर पर सेकंड और जल में 1402 मीटर पर सेकंड। वायु में सबसे कम देखने को मिलता है 331 मीटर पर सेकंड, ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन में 1286 मीटर पर सेकंड और समुद्री जल में 1533 मीटर पर सेकंड और सामान्य जल में 1493 मीटर पर सेकंड। यानी कि सबसे धीमी चाल जो होती है वो कहाँ पर होती है ध्वनि की? तो वो होती है ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ कि जो भी टॉपिक्स आपको इस 8वें एपिसोड में नहीं दिख रहा होगा वो सारी चीज़ें कवर की गई होंगी एपिसोड नंबर 7 में। NCERT सार संग्रह, GS मास्टर सार संग्रह नाम से वो जो एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा तो एपिसोड नंबर 7 आपको दिख जाएगा। वहाँ पर इसके कुछ पार्ट्स को कवर किया गया था, इसलिए इसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। तो चलिए शुरू करते हैं। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो वो तुर्क वर्ग के। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो तलह ब्राह्मण खान ए जहाँ को। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो वो तुगलक वंश के अंतर्गत। आगे देखते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी। हक ए शर्ब कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। हक ए शर्ब कर किस पर लगाया जाता था? तो ये सिंचाई पर। यहाँ बॉक्स में दे रखा है इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जकात मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिए जाने वाला कर था। तो जजिया कर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जजिया गैर मुस्लिमों पर कौन सा कर लगता था? तो जजिया कर। खुम्ब लूट से प्राप्त धन, इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। तो ये खुम्ब क्या है? ये लूट से प्राप्त धन था। खराज क्या है? तो ये भू राजस्व है, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ था? तो वह अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका, तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसके शासन में चलाया गया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में चलाया गया था। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था फवाजिल। जवाबित का संबंध किससे था? राजकीय कानून से। नेक्स्ट देखते हैं।
दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलबन ने। नीचे दे रखा है बॉक्स में, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। यहाँ पर सल्तनत शासन के कुछ प्रमुख विभागों का वर्णन किया गया है जो हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दीवान ए विजारत क्या था? तो ये वित्त विभाग को दीवान ए विजारत के नाम से जाना जाता था। दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग को दीवान ए रियासत के नाम से जाना जाता था। दीवान ए मुस्तक राज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना क्या कहलाता था? दीवान ए मुस्तक राज। दीवान ए को ही कृषि विभाग के विकास के लिए बनाया गया था। दीवान ए कज़ा न्याय विभाग था। दीवान ए इंशा पत्राचार विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए इंशा। दीवान ए अर्ज को किसको दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाता था? तो सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाता था। विदेश विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो दीवान ए रिसालत के नाम से जाना जाता था। गुप्तचर विभाग को दीवान ए बरीद के नाम से जाना जाता था और दास विभाग को दीवान ए बंदगान के नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग हैं, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। पत्राचार विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो दीवान ए इंशा। विदेश विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो दीवान ए रिसालत। गुप्तचर विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो दीवान ए बरीद। ये इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको कोशिश कीजिएगा, इसको राइट डाउन करके उसके बाद में इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किस में निहित होती थी? तो सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मजलिस ए खलका। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो वो किया गया था बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? तो ये था 20 से 25%। चलिए, ये जो है हमारा लास्ट बॉक्स है इस वीडियो का। सल्तनत काल में प्रमुख अधिकारियों का वर्णन किया गया है। तो सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों के बारे में देख लेते हैं। आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान होता था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख था और सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। अमीर एक आखूर अश्वशाला का प्रधान होता था और सर ए जानदार सुल्तानों के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। साथ ही साथ अमीर ए हाजिब ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला होता था। तो यहाँ से अधिकारियों या पदाधिकारियों के बारे में भी पूछा जाता है कि किसको किस नाम से जाना जाता था। तो चलिए, हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।